नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर विवेक बेनेगल। आप निमहांस में मनोचिकित्सक हैं। कला और मानसिक विकास के क्षेत्र में आप सक्रिय शोधकर्ता भी हैं। आइए, आज मैं आपका इनसे परिचय करा दूं। डॉक्टर विवेक बेनेगल, नमस्कार। आपका हमारे नमस्कार। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपके शोध पत्र में पढ़ा है कि आप कला का प्रयोग मस्तिष्क विकास के एक साधन के रूप में करते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझाएं, जिससे हमारे अध्यापक और अभिभावक ये जान सकें कि कला मस्तिष्क के विकास में कैसे सहायक होती। दरअसल कला हमारे बीच तभी से है जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। आज लोग गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कला बच्चों के प्रशिक्षण में कैसे मदद कर सकती है। स्कूल में कला का पीरियड भर होना काफी नहीं है, और न ही कला एक मोटर कार की स्टेपनी की तरह है जिसे केवल जरूरत के समय ही निकाला जाए। अब हम ये समझ रहे हैं कि कला मस्तिष्क के लिए एक अद्भुत टॉनिक हो सकती है, जो मस्तिष्क के उन हिस्सों को भी पोषित करती है जिनसे वे बेहतर ढंग से गणित सीख सकें, पढ़ाई कर सकें और तर्कपूर्ण कार्यों का बेहतर प्रदर्शन कर सकें और रचनात्मक कार्यों को अच्छी तरह पूरा कर सकें। अब हम समझ पा रहे हैं कि कला शिक्षा से हमें बेहतर डॉक्टर और इंजीनियर मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कला शिक्षा से वे बेहतर फिल्म निर्माता या कवि ही बने। ये जरूरी नहीं है कि कला शिक्षा बच्चों को एक चित्रकार या कवि बनने की दिशा में ही ले जाए। कला शिक्षा का ये भी आशय है कि बच्चे उसके द्वारा अपने अपने कौशल क्षेत्रों में या फिर वे जिस दिशा में भी जाना चाहते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। ये अनुसंधान प्रामाणिक है और आजकल इसका सही मायनों में विकास हो रहा है। हमें इसके बारे में विस्तार से सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए कि कला शिक्षा एक ब्रेन टॉनिक है। ये मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करती है और इस तरह मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से आपस में बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और इससे बच्चे अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इसका पूरा लाभ उठा पाते हैं। सीखने में उदाहरण के लिए अब हम ये जान गए हैं कि संगीत शिक्षण बच्चों के मस्तिष्क के उस भाग को सक्रिय कर देता है जो भाग संवेदना, सामाजिक समझ और व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। नृत्य सिखाने या दिखाने भर से ही मस्तिष्क का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो गणित और तर्क क्षमता के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसलिए वे बच्चे जो गणित में कमजोर हैं उन्हें नृत्य सिखाना एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे वे गणित बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। इस तरह कला शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क के एक हिस्से में होने वाली सक्रियता का प्रवाह दूसरे हिस्से में भी खूबसूरती से हो सकता है, चाहे वो दृश्य कला हो, सुनम्य कला हो, प्रदर्शन कला हो या कोई अन्य कला। वास्तव में ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी कला किससे बेहतर है, तो हमें इसकी परवाह भी नहीं है। सभी कलाएं एक दूसरे की पूरक हैं। यदि हम नाट्य कला की बात करें तो उसमें सभी कलाएं समाहित हैं। बिल्कुल। इसी तरह दृश्य कला में भी जब कोई चित्र बनता है या उसमें कोई रंग भरता है तो उसके मन में बहुत से अनुभव होते हैं जिन्हें उसने देखा हो या फिर दूसरों को प्रदर्शित करते हुए देखा हो, जो उसने सुना हो या फिर उसकी कल्पना में हो। ये सारे मिले जुले अनुभव स्रोत उसकी कला का आधार बनते हैं और इस तरह वे अपनी भावनाओं की मुक्त अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि 15 से 20 साल पहले हम ये विश्वास करते थे कि मस्तिष्क का विकास बचपन में ही रुक जाता है, पर अब हम ये जान गए हैं कि मस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था में ही नहीं रुक जाता, बल्कि इसका विकास 25 से 35 वर्ष की आयु तक सक्रिय रूप से होता रहता है। बच्चा जब प्राथमिक स्कूल में होता है या थोड़ा और बड़ा होता है, उसकी स्थिति को मैं एक मोटर कार के उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे मोटर कार में इंजन सबसे शक्तिशाली होता है, उसी तरह एमिग्डाला या प्रमस्तिष्क खंड हमारे मस्तिष्क का इंजन है जो हमारे भावनात्मक गुणों के लिए
उत्तरदायी होता है। एमिगडाला। खैर, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे ये चाहिए कि भावनात्मक समझ देता है। पर दुर्भाग्यवश हमारे लिए ये इतना भी आसान नहीं है। हमें सोचना होगा कि यह करना उचित है या नहीं, कहीं इसे करने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा वगैरह। विकास के इस क्रम में मस्तिष्क के दूसरे हिस्से मोटर कार के ब्रेक की तरह कार्य करने लगते हैं। यदि एक और इंजन है तो दूसरी ओर ब्रेक भी है। ये कहता है रुको, सोचो और फिर करो। जी, हम भी यही चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चे सही और वांछनीय व्यवहार सीखें। बच्चे को ये भी सीखने की जरूरत है कि अभी मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना है, इसके बाद ही मैं टीवी देखूंगा। पर बच्चों के लिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि उनके मस्तिष्क के ब्रेक्स पूरी तरह काम नहीं करते और अभी ठीक से परिपक्व वो नहीं हुए हैं। मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा जो बच्चों में अभी ठीक से विकसित नहीं हुआ है, उसका तकनीकी नाम है पूर्वकाल सिंगुलेट गायरस, यानी एंटीरियर सिंगुलेट गायरस। पर यह है क्या? मुख्य रूप से गायरस मस्तिष्क में गियर्स हैं जो एक गियर से दूसरे गियर में बदलते हैं। जैसे जब हम ढलान पर जाते हैं तो मोटर कार में पहला गियर लगाते हैं, और जब हम समतल रास्ते पर होते हैं तो हम ऊपर का गियर लगाते हैं। ये गायरस बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है या गलतियां ढूंढ पाने में भी मदद करता है। आमतौर पर बच्चे इसे अच्छी तरह से कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। वो एक गलती करते हैं और उसी गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, या फिर एक ही समाधान को बार बार उपयोग में लाते हैं। वास्तव में बच्चों को अपनी गलतियों से सीखना आना चाहिए। जी, और यहीं तो कला की भूमिका आती है। यहीं से बच्चे कला की भूमिका को सीखते हैं। जी हाँ, यहाँ हम कला के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, जहाँ मस्तिष्क के इस हिस्से का एक तरह से व्यायाम हो रहा है। ये लगभग जिम की तरह है। इसमें आपकी मांसपेशियां तो विकसित नहीं होंगी, पर आपके मस्तिष्क के हिस्सों का व्यायाम जरूर होगा। ये व्यायाम बच्चों के रोजमर्रा के कार्यों, भावनात्मक कार्यों, नैतिक कार्यों और उनके बौद्धिक कार्यों के लिए भी आवश्यक है। अब हम आपके उस प्रश्न पर वापस लौटते हैं कि कला शिक्षा बच्चों के लिए एक टॉनिक की तरह है। ये शायद वहां तक पहुंच सकती है जहां अन्य विषय नहीं पहुंच पाते। जी। आज आपने हमें समझाया कि हर माता पिता और उनसे भी अधिक हर अध्यापक को ये समझना जरूरी है कि बाल्यावस्था में ही मस्तिष्क का विकास होता है, जो कुछ समय के बाद रुक जाता है। इस भ्रम को तोड़ने की जरूरत है। बल्कि आपने हमें बताया कि मस्तिष्क का विकास सक्रिय रूप से लगभग 35 वर्ष की उम्र तक भी होता रहता है। मेरे विचार से मस्तिष्क के विकास की यह विशेष जानकारी हमारे अध्यापकों और अभिभावकों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। दूसरी बात यह है कि कला शिक्षा सीखने को सिर्फ बढ़ावा देने भर के लिए नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क का विकास भी करती है। एक तरह से नई नई चीजें सीखने के लिए जमीन भी तैयार करती है। क्या कहेंगे आप? वास्तव में ये नृत्य के लिए एक सुंदर मंच तैयार करती है। जी, बिना मंच के तो आप नृत्य नहीं कर सकते। एक बात और जो कला लंबे समय से करती चली आ रही है, वो ये है कि लोग विभिन्न रोगों में उपचार के लिए भी इसका उपयोग करते आ रहे हैं, विशेष रूप से मानसिक रोगों में। पर अब हम इस बात के महत्व का अनुभव करने लगे हैं कि कला अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि अब हम ये जान गए हैं कि विकास रुकता नहीं है। यदि आपको कोई समस्या है तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। हमारा मस्तिष्क लचीला होता है, उसे आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है। यहां तक कि पक्षाघात के बाद भी मस्तिष्क के ग्रसित हिस्से की जगह ले सकने के लिए दूसरे हिस्से को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जी, यहाँ कला का उपयोग उपचार के लिए किया जा रहा है। बच्चों के प्रशिक्षण के लिए यह ज्ञान बहुत उपयोगी है। खास तौर से समस्याग्रस्त बच्चों के लिए हम कला के कुछ विशेष तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की व्यवहारगत समस्याओं के समाधान के लिए, अवसादग्रस्त बच्चों और भावनात्मक रूप से समस्याग्रस्त बच्चों के लिए कला शिक्षा का उपयोग किया जा सकता है। इन बच्चों के लिए कला शिक्षा उपयोगी रहती है। जी बिल्कुल। एक दूसरी बात यह भी है कि जब बच्चा चित्र बनाता है, रंग भरता है या अपने हाथ से कुछ गढ़ता है, तो उस पल वो पूरी तरह से अपने काम में केंद्रित होना सीखता है। इसे विभिन्न चीजों के साथ एकाकार होना भी मानते हैं। जैन बुद्धिज्म में कहा गया है कि पेंटिंग करते समय आप इतना समा जाते हैं कि तूलिका ही बन जाते हैं।
हाँ, आध्यात्मिक रूप से ये कहा जा सकता है कि आप सामग्री के साथ एकात्म स्थापित कर लेते हैं। आप नृत्य कर रहे हैं या संगीत में लीन हैं तो आप ईश्वर के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। इस समय आप अपनी आत्मा के द्वारा अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी तरह दृश्य कला में भी आप अपनी सामग्री के साथ एक हो जाते हैं। ध्यान लगाना सीखना बहुत कठिन होता है, लेकिन कला सीखना कठिन नहीं होता, खास तौर से बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ये सब स्वाभाविक है। समस्याग्रस्त बच्चों के लिए तो कला उपचारात्मक होती है। जी, विशेष तौर पर हमारी समावेशी कक्षाओं में, जहां भिन्न रूप से सक्षम बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनकी बुद्धिगत क्षमताएं भी अलग होती हैं और कला हर बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करती है। राइट। एक तरह से कला शिक्षा हर स्तर पर विद्यार्थियों के लिए बराबरी से चुनौतियां प्रस्तुत करती है। मानो कला शिक्षा विद्यार्थियों को एक समान धरातल दे रही हो। वे विद्यार्थी जो गणित में अच्छा नहीं कर पाते, उनका भी स्वाभिमान बना रह सकता है, क्योंकि वे भी कला के द्वारा कुछ रच सकते हैं, कुछ गढ़ सकते हैं, अब वे कक्षा में अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकेंगे, एक दूसरे से संवाद करेंगे, अध्यापक को ध्यान से सुनेंगे और संभवतः गणित को भी अब अच्छी तरह से सीख लेंगे। देखिए, इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मूर्ति बनाता है या जब मिट्टी से कुछ गढ़ता है या लकड़ी से कुछ बनाता है, तब उसके हाथों का मस्तिष्क से एक गहरा संबंध जुड़ता है। हाथों का प्रयोग एक तरह से हमारे मस्तिष्क की मालिश करता है, उसको सक्रिय और उद्दीप्त करता है, जो अवसाद की स्थिति में बहुत कारगर होता है। अवसादग्रस्त बच्चे और वे बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों से आते हैं, उनके लिए कला एक महत्वपूर्ण साथी सिद्ध होती है। इस प्रकार से कला उन्हें समानता और समता उपलब्ध कराती है, जो मस्तिष्क के विकास में सहायक है। जी, मेरे विचार से अब हमें ये संदेश पहुंचाना शुरू कर देना चाहिए कि कला शिक्षा एक अतिरिक्त विषय नहीं है और न ही ये अतिरिक्त कालांश है। ये तो किसी भी शैक्षणिक पहल का अभिन्न अंग होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या आपके विचार से कला शिक्षा का अन्य विषयों के साथ समायोजन प्राथमिक स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण है या फिर सभी स्तरों पर? सामान्य स्तरों पर सोचा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अधिक से अधिक कला गतिविधियां करानी चाहिए और जैसे जैसे वे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तब ऐसा लगता है कि अब वे अच्छी तरह से सीख रहे हैं, इसलिए शायद उन्हें प्राथमिक स्तर की तरह कला गतिविधियां कराने की जरूरत नहीं है। इस विषय में आपकी क्या राय है? मैं ये सोचता हूं कि ये सही नहीं है। विज्ञान हमें बताता है कि ऐसा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि कला के बारे में लोगों की आम राय ये है कि कला बच्चों के करने की चीज है। जैसे जैसे अन्य विषयों का दबाव बढ़ने लगता है तो कला को छोड़ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान जैसे मस्तिष्क का तंत्रिका जीव विज्ञान यानी कि न्यूरोबायोलॉजी ऑफ द ब्रेन हमें बताता है कि यह ठीक नहीं है। संभवतः किशोरावस्था में कला शिक्षा की बाल्यावस्था से भी अधिक जरूरत है। अभी हम जो बात कर रहे हैं उससे हटकर जरा कला शिक्षा के अन्य पहलुओं को देखें। कला शिक्षा का उपयोग एल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। साथ ही कला द्वारा वृद्धावस्था में भूलने की आदत को अधिक समय तक टाला जा सकता है। अतः कला शिक्षा की कोई आयु सीमा नहीं होती, इसे समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वास्तव में यह भ्रम ही है कि बड़े बच्चों को कला की जरूरत नहीं होती। मस्तिष्क आधारित सीखने यानी कि ब्रेन बेस्ड लर्निंग के आधुनिक विज्ञान की वजह से लोग अब ये समझ पा रहे हैं कि मस्तिष्क का विकास कैसे होता है और ये सीखता कैसे है। सीखने की ऐसी तकनीकों और युक्तियों का निर्माण भी हो रहा है जहां लय, गति और ध्वनि से सीखने को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये भी कि रोल प्ले और नाटक करने से भूगोल और इतिहास के विषय बेहतर ढंग से सीखे जा सकते हैं। इसीलिए ये युक्तियां आजकल प्रयोग में लाई जा रही हैं और बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कला एक कौशल या एक विषय मात्र नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा शिक्षण शास्त्र है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने जो मस्तिष्क के अलग अलग तरह के रंगीन चित्र और कला गतिविधियों के दौरान सक्रिय हुए भाग दिखाए, उनसे मन में एक सवाल उठ रहा है कि
क्या इन चित्रों के माध्यम से कला गतिविधियों के दौरान मस्तिष्क में हो रही विकास प्रक्रिया को भी देखा जा सकता है? यदि हाँ, तो कुछ ऐसे चित्र आप हमारे दर्शकों को भी दिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा। आजकल काम के दौरान मस्तिष्क के चित्र लेने के लिए कई अच्छी तकनीकें हैं। उदाहरण के लिए आपने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई का नाम सुना होगा। जी। एमआरआई का इस्तेमाल पक्षाघात और ट्यूमर के चित्र लेने के लिए भी किया जाता है, लेकिन अब एक और तकनीक जिसे कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, जिसके द्वारा हम मस्तिष्क की उन गतिविधियों को भी देख सकते हैं जिनमें व्यक्ति विभिन्न चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हो। क्या यह कार्य व्यक्ति को मशीन में ले जाए बगैर भी हो सकता है? इसके लिए हमें व्यक्ति को एक स्कैनर में ले जाना होता है। यहाँ बैठे हुए तो ये कार्य नहीं हो सकता, परंतु ये एक अच्छी बात है कि स्कैनर के द्वारा आज हम ये पता लगा सकते हैं कि जब बच्चा संगीत सुन रहा हो तब उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय होता है और कौन कौन से भाग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। या इन चित्रों को देखना एक बहुत रोचक अनुभव होगा। जी, आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे ही उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे कि नृत्य हमें सीखने सिखाने के बारे में क्या बता सकता है। अब जैसे इस इमेज में मस्तिष्क के जो भाग नृत्य देखते समय सक्रिय हो रहे हैं, वही भाग गणितीय गतिविधियों के दौरान भी सक्रिय हो रहे हैं। जी, दोनों का आपस में संबंध है। जी हाँ, ये बढ़ावा देता है। जैसे नृत्य देखते समय मस्तिष्क के जो भाग सक्रिय होते हैं, वही भाग सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सोशल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देते हैं और गणित विवेक को भी बढ़ावा देता है। इस तरह से ये परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जी, इसी तरह अगली स्लाइड में जो भाग हम देखेंगे वो अमेरिका में हुए एक अध्ययन से संबंधित है। इस अध्ययन के चित्रों में ये देखा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति को चित्रकला के नमूने दिखाए गए तो उसके मस्तिष्क में कौन से भाग सक्रिय हुए। जी, विजुअल जी। जी। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति को स्कैनर में लिटाकर उसे उसकी पसंद के चित्रों को दिखाया गया। इस चित्र में आप देखेंगे कि कुछ भाग लाल हैं तो कुछ पीले हैं और मस्तिष्क के बहुत से भाग जगमगा रहे हैं। ये भाग तर्क, विवेक, जीवन मूल्यों, स्मरण शक्ति, प्रोत्साहन, आनंद, अनुमान लगाने सहित बहुत सारे कौशलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार ये मस्तिष्क के वो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो परस्पर जुड़े होते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां आपका मन और आत्मबल रहता है। क्या आप ऐसी किसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं जो इन सब भागों को सही रूप से व्यायाम कराने की क्षमता रखता है? जी, हम ऐसा सोचते हैं कि हम विषय पर ही केंद्रित हैं और हम उसे सीख रहे हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि संपूर्ण विकास हो रहा है या नहीं। जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो तो कहीं और ही है। हम तो मात्र एक हिस्से पर ही ध्यान दे रहे हैं। पर आपने यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखाया कि जब हम कला की गतिविधियाँ करते हैं या उनमें शामिल होते हैं तो किस प्रकार मस्तिष्क के इन सभी हिस्सों में एक साथ काम हो रहा होता है। आइए आपको कुछ और दिखाते हैं। हमने कुछ ऐसे बच्चों के साथ काम किया जिन्हें मस्तिष्क संबंधी समस्या होने का भारी अंदेशा है। ऐसी समस्याएं जो उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अत्यधिक उत्तेजना आदि से संबंधित हैं। हमने पाया कि इन बच्चों के मस्तिष्क के ये भाग अन्य बच्चों की तुलना में छोटे थे और ये वो क्षेत्र हैं जो मस्तिष्क रूपी मोटर कार के लिए ब्रेक और गियर का काम करते हैं। ये एमिगडाला है जो हमें नैतिक गुण प्रदान करता है। ये मस्तिष्क का इंजन है। इन बच्चों में ये भाग सामान्य बच्चों की अपेक्षाकृत बहुत छोटे और कम सक्रिय थे। जब इस चित्र में बनी पगडंडियां जो इन हिस्सों को जोड़ती हैं को देखते हैं तो इनकी नाजुकता का अनुमान लगता है। इन हिस्सों के बीच सूचना का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, इसीलिए इन हिस्सों के बीच आपसी बातचीत भी केवल नाम मात्र की है। यद्यपि इस बात का हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है क्योंकि कला पर बहुत शोध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट हुआ है कि कला कार्यों से उत्पन्न हुई सक्रियता से इनकी समस्याएं कम हुई हैं।
और प्रोत्साहन बढ़ा है। मैंने पहले भी मूर्ति कला की बात की थी। मस्तिष्क की इन पगडंडियों में प्रवाह बढ़ाने में मूर्ति कला सहायक होती है। इस तरह के बच्चों को यदि त्रिआयामी सामग्री जैसे मिट्टी या मूर्ति कला की सामग्री दी जाए तो उनका विकास तेज गति से होगा। हमारे पास ये प्रमाण है कि उसमें टिककर बैठने और एकाग्र होने की क्षमता का विकास होने की संभावना भी अधिक रहती है। जी जी। और वे अधिक समय तक गतिविधियों में रुचि बनाए रख सकते हैं। जी। क्या मस्तिष्क का यह स्थायी विकास होगा? हाँ, समस्याग्रस्त बच्चों में मस्तिष्क का विकास देर से होता है। इसका मुख्य कारण है मस्तिष्क के इन भागों के अवरोधक निर्माण की गति का धीमी होना। यदि हम मस्तिष्क के इन तारों का अवरोधन निर्माण की गति बढ़ा सकें तो उनका मस्तिष्क अधिक परिपक्व हो सकेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं चाहूंगी कि आप ये बातें संक्षेप में पुनः हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है कि मस्तिष्क के विकास में कला कैसे सहायक होती है और क्या इसीलिए विद्यालयों में कला शिक्षा दी जाती है? एक बात और है कि आमतौर पर मस्तिष्क तंत्र के जिस विकास में महीनों और सालों लगते हैं, कला उसे कम समय में और बेहतर तरीके से करने में सहायक होती है। दूसरी बात यह है कि कला के किसी भी रूप का अभ्यास करना केवल उसका कौशल विकास ही नहीं करता, बल्कि हमारी योग्यताओं के पूरे स्पेक्ट्रम पर पूरी तरह से छा जाता है, जिससे भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। इसीलिए यदि आप किसी एक क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों का भी व्यायाम हो जाता है। कला क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में अभी भी पर्याप्त शोध उपलब्ध नहीं है, परंतु संगीत, थिएटर, नृत्य एवं दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कुछ शोध अवश्य हुए हैं। यद्यपि ऐसा कोई शोध उपलब्ध नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि कला का कौन सा रूप दूसरे से बेहतर है, और शायद ये जानना जरूरी भी नहीं है। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए कला शिक्षा और उस पर आधारित कार्यक्रमों में शामिल होने से उनका विकास बेहतर होता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि हमारे दर्शक, अभिभावक और अध्यापक कला शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी की ओर से आपका धन्यवाद और निमहांस का बहुत बहुत धन्यवाद।